तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 3.1 इसकी पूरी 3.1 डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम जितना भी इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा होगा, इसमें काफ़ी सारा कुछ जानना पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स तुमने आज से पहले पढ़ी नहीं है। अब आज से पहले मैट्रिक्स नहीं पढ़ी तो उसके बारे में सब कुछ ही जानना पड़ेगा कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स होती है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब रोज एंड कॉलम, देखो डेटा का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कई सारे नंबर लिखे होंगे इसी ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट लंबा चौड़ा ऐसे कैसे भी हो सकता है, लेकिन मेन बात ये है कि इसमें रोज क्या है। देखो रोज समझनी पड़ेगी, रोज यहाँ पे लिखा है ना 2। देखो जितनी भी इसमें ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं कितनी भी, तो 1 और 2 लाइन है, तो रोज कितने हो गए हमारे पास 2, ठीक है। और बोला है कि कॉलम कितने हैं, कॉलम का मतलब है जितनी भी ऐसी वर्टिकल लाइंस होती हैं 1 2 3 करके, तो कॉलम है हमारे पास 3। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताऊं, जैसे एक मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कितनी रोज है, रोज का मतलब ऐसे 1 और 2, यानी कि रोज कितनी है 2। और कॉलम्स की बात करें तो वो कितने हैं 1 2 3 4, तो कॉलम्स कितने हो गए 4, ठीक है। अब मेन बात हो गई कि मैट्रिक्स हमने समझ ली, रोज और कॉलम्स होते हैं वो भी हमने समझ लिए। अब बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब देखो सिंपल ही है कि नंबर ऑफ रोज को हम बोलते हैं m, ठीक है, ये m के बराबर है। और नंबर ऑफ कॉलम्स इनको हम बोलते हैं हम लोग n, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि m और n में हम नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं। इसका एग्जांपल देंगे ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, एक ऐसी मैट्रिक्स है, इसका हमें बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर निकालना है। अब ऑर्डर मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रोज एक मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देना है। तो रोज कितनी है, देखो रोज कितनी होती है 1 2 3, रोज जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना वैसी, तो कितनी है 1 2 3 है। तो m की जगह पे 3 मल्टीप्लाई n की जगह पे नंबर ऑफ कॉलम्स n 1 और 2, यानी कि ये इसका ऑर्डर हो गया 3/2 या फिर 3 × 2 इसका ऑर्डर हो गया इस वाली मैट्रिक्स का। इसका नाम दे देते हैं ए, हर मैट्रिक्स का एक नाम होता है, ठीक है। तो इसका ये हो गया। इसका बताएं अगर ऑर्डर, इसी को देख लेते हैं जो पिछला एग्जांपल था, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, रोज कितनी है 1 2 2 मल्टीप्लाई और 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 3, तो 2 3 की मैट्रिक्स हो गई ये वाली हमारे पास, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, बस नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करते नहीं है, बस उसको लिखने का तरीका है ये m इंटू n की फॉर्म में, ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि एक डेटा मिलेगा हमें और वो रोज और कॉलम की फॉर्म में लिखा होगा। इसके अंदर रूट वाले नंबर, जीरो कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी नंबर हो सकता है, सब होता है। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जो ऐसी बॉक्स में होती है, सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी होती है, उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज को m और नंबर ऑफ कॉलम्स को n, तो m इंटू n की फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब इसका आगे का इंट्रोडक्शन, और भी इंट्रोडक्शन है कई सारा, उस पर डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालें किसी मैट्रिक्स में, या फिर किसी भी जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नेमिंग कैसे की जाती है कि कौन सा कितने नंबर पे है, तो उनको कैसे एग्जैक्ट नंबर दिए जाते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं आराम से। देखो सबसे पहले क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें बोल दिया एक मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स का मतलब होता है जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, छोटी सी मैट्रिक्स है 2/2 की, क्योंकि 2/2 का मतलब है ये 2 इसमें रोज हैं और 2 ही इसमें कॉलम्स है, इसलिए मैं इसको 2/2 बोल रहा हूँ। जैसे हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले निकाला था उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो हमें क्या बोला है कि एलिमेंट्स निकालने, और मान लो हमें ये नहीं दे रखा कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने गिनती में लिख के नहीं दे रखा, हमें बोल रखा है कि एक मैट्रिक्स है 3/4 की एक ऐसी मैट्रिक्स है, हमें बताना है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर देना होता है नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। तो 3 को 4 से करेंगे तो 12, इसका मतलब है 12 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। चाहे देखो 3 रोज का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे करके 3 है, ऐसे ऐसे करके 4 है, तो अपने आप ही 12 हो जाएंगे। जैसे 2/2 का क्या मतलब है, 2 × 2 नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम कर दें 4, तो होगा ना इसके अंदर 4 एलिमेंट। मतलब अगर कभी भी हमें किसी भी उसमें निकालना है कि एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स का मतलब बेसिकली अंदर लिखी हुई चीज है कितनी है वो गिनती में, तो नंबर ऑफ रोज को अगर हम कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो होगा क्या, उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। ये तो हो गया कि चलो एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की नेमिंग करते हैं, कैसे नेमिंग करी जाती है और कैसे बताएं कि कौन सा एलिमेंट्स कितने नंबर पे है। जैसे एक एग्जांपल से, एक मैं बड़ी सी मैट्रिक्स बनाता हूँ, उससे तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो 1 2 4 -3 √5 6 -2 -4 या फिर -6 और 7, एक ऐसे ही नंबर ले लिया मैंने कई सारे। अब हमें बताना है इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग करने के लिए ना हमारे पास एक इस चीज का हम यूज करते हैं, AIJ का। इसका ए का मतलब है वो मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट, और आई और जे का मतलब है उसकी पोजीशन बताने वाली चीजें। आई का मतलब है कि वो कौन सी रो में है, और जे का मतलब है वो कौन से कॉलम में है।
आप देखो शुरू करते हैं, मैं तुम्हें एक दो बताऊंगा तो तुम्हें बाकी क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ पहले वाले की, ठीक है, ये है हमारा ए, और अभी जो 1 है, इसमें जो 1 है ये कौन सी जगह पे ये बताना है हमें, ठीक है। ए तो हो गया हमारा, हम उसको ए मान के चलते हैं, ठीक है। अब अगर ये इसको स्मॉल मान लेते हैं, कैपिटल ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये रोज की बात करें तो 1 2 3 रो हैं, तो पहली रो में आ रहा है, यानी कि आई के जगह पे 1, और जे कॉलम की जगह पे पहले ही कॉलम में आ रहा है, कॉलम भी 3 होता है तो पहले में ही आ रहा है 1 1। इसकी पोजीशन क्या हो गई, A11। अब बात करते हैं इसकी सेकंड वाले जो 2 लिखा है, इसकी पोजीशन क्या होगी। अब देखो ये पहली रो में आ जा रहा है, अभी भी पहली रो में ही है, ठीक है। और कॉलम की बात करें पहले में नहीं आया, दूसरे में आ गया, तो A12 इसका, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे 7 की बात कर देते हैं, जो 7 है ये कौन सी जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो पहली रो में नहीं है, दूसरी रो में नहीं है, तीसरी रो में है, तो A3 रो पहले लिखते हैं, ठीक है। अब कॉलम की बात करते हैं, पहले कॉलम में नहीं है, दूसरे कॉलम में नहीं है, तीसरे कॉलम में है, तो A33 की जगह पे आ रहा है हमारा 7। और देखें जैसे मान लो √5 मान लेते हैं। अब ये जो √5 है ये कौन सी जगह पे है, देखो पहली रो में नहीं है, दूसरी रो में है, तो 2, पहले कॉलम में नहीं है, दूसरे में है, तो 2 और 2, ठीक है। मतलब ऐसे निकाल सकते हैं हम किसी का भी मैट्रिक्स। जैसे मान लो इसी में ही हमें 6 का निकालना है, तो 6 का क्या आएगा, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तो A2। अगर मैं मान लो 6 की बात कर रहा हूँ तो A2, और कॉलम की बात 1 2 3, थर्ड कॉलम में A2 3 पे। अगर मान लो इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, मैं तुम्हें अगर बेसिक बताऊं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स तुम्हें दे दी, ठीक है, फिर तुम ये बताओ उनको कि A13 पे क्या है, A13 पे क्या था, तो देख लो A1 यानी कि पहली रो की बात हुई है, पहली रो, ठीक है, इसमें से, और बोला है 3 यानी तीसरे कॉलम, 1 2 तीसरा कॉलम ये है, यानी कि पहली रो और तीसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट, वो है 4। मतलब ऐसे करके पूछा जा सकता है नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स की, कि कैसे कैसे कौन सा एलिमेंट्स किस नंबर पे है। या तो तुमसे पूछ लेंगे कि ये 2 का ऐसे बताओ A12 के हिसाब से, या फिर A12 दे के पूछ लेंगे कि A12 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके आगे के इंट्रोडक्शन पे कि मैट्रिक्स कितनी टाइप की होती है। 7 टाइप की होती है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले देखो इसमें 4 टाइप हैं यहाँ पे लिखे हुए, और 3 टाइप इसके और भी हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स वो होती है हैव ओनली 1 कॉलम, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स, 8 लगा दो आगे, इट हैव ओनली 1 कॉलम का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुम्हें डायग्राम बना के, डायग्राम का मतलब जो एक मैट्रिक्स बना के दिखाऊं, तो वो ऐसे बनेगी। जैसे मान लो 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें हमें पता है रो तो 3 है, 1 2 3 रो हैं, पर कॉलम एक ही है, ठीक है। एक ही जिसमें कॉलम होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। सेम जैसा ये रो मैट्रिक्स है, सेम इसमें भी, इसमें आएगा इट हैव ओनली 1 रो, यानी कि एक ही रो होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक मैट्रिक्स है, 1 कॉमन ही आएगा, 1 2 3। अब इसमें क्या है, देखो इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, पर रो सिर्फ एक ही है, ठीक है। इसके अगर मैं तुम्हें वो बताऊं, क्या बोलते हैं इसका ऑर्डर, इस वाले का, तो ये बनेगा कितने, इसमें वो कितने हैं, कॉलम 1 है और ऐसे 3 है ना, तो 3 इंटू 1, इसका बनेगा 1 इंटू 3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका और इसका। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें इक्वल अमाउंट में रो और कॉलम बराबर बराबर होंगे। जैसे कि एग्जांपल, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब रो और कॉलम जितने भी हैं उसमें वो इक्वल नंबर में है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी मैट्रिक्स जैसे 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, और उसका अगर मैं बना के दिखाऊं जैसे कि 1 2 3 4, इसमें क्या है, यहाँ पे एक रो है, 2 रो है, एक कॉलम है, 2 कॉलम है, तो 2x2 की मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मैं 3x3 मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कर दूं, तो वो भी 3x3 की बन जाएगी ऐसे करके। और अगर जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 लिखा है मैंने अंदर, अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये 1x1 की, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं। 3 हमने पढ़ लिए, जीरो पे आते हैं। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, इट हैव ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी क्या, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे, वही जीरो मैट्रिक्स होती है। जैसे एग्जांपल के लिए 0 0 0 0, ये एक 2x2 की जीरो मैट्रिक्स है, 3x3 की भी जीरो। मतलब तुम्हें जैसे कोई भी एक 4x4 की बना दूं अगर मैं यहाँ पे,
1 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4, ये 4x4 की जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट बस जीरो होते हैं। ठीक है, ये हमने 4 समझ लिए। अब बढ़ते हैं, इसके अगले 3 और रह रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम इसके लास्ट के 3 डिस्कस करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर और आइडेंटिटी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स का ऐसा हिसाब है ना, जैसे एक स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, मैं तो बना के दिखाता हूँ। जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, उसमें एक डायगोनल होता है, ऐसे करके आता है। ठीक है, इसमें क्या है डायगोनल मैट्रिक्स में कि डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स हैं बस वहाँ पे नंबर होंगे, बाकी सब जीरो होंगे, नॉन जीरो सब जीरो जीरो होंगे, बाकी डायगोनल पे जितने भी होंगे वो नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसके अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि जो भी डायगोनल की रेंज में नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो जीरो होंगे। जैसे कि ये सारे के सारे ही जीरो होंगे। इसका एक मैट्रिक्स बना के दिखाऊं मैं तुम्हें, जैसे कि 1 0 0 2 0 0 0 0 3, यानी कि डायगोनल में ये तीनों आ रहे हैं, तो ये तीनों तो नंबर हैं, पर बाकी जितने भी नॉन डायगोनल हैं वो सब जीरो होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है बिल्कुल, बस इसमें क्या होता है, जैसे डायगोनल में जो भी नंबर होंगे ना, अगर वो सब हो जाए सेम हो जाए, तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, चाहे कुछ भी हो वो, बस वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसका तुम एक मैट्रिक्स देख लो, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसमें डायगोनल में जो तीनों के तीनों है ना, वो तीनों ही सेम है बिल्कुल, 2 2 2। यहाँ पे अगर 10 होता तो 10 10 10 होगा, तो भी वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी, बट डायगोनल होगा पर सेम होगा तो स्केलर। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम डायगोनल से ही मिलके बना है। जैसे इसमें क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स सेम होते हैं तो स्केलर। ठीक है, अगर डायगोनल के एलिमेंट्स अगर सिर्फ 1 होते हैं ना, ऐसा सेम नहीं, जैसे सेम तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी, लेकिन अगर सिर्फ 1 है ना हर जगह, जैसे कि मान लो डायगोनल में 1 1 1 होगा, ठीक है, तो ही वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 या फिर इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे एक छोटी सी 2x2 की बना दें तो 1 0 0 1। ठीक है, इसका ही डायगोनल है, दोनों 1 1 है। ठीक है, और अगर एक थोड़ी सी बड़ी बना के दिखाएं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें भी डायगोनल में जितने भी हैं वो सारे 1 हैं। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे जितने भी थे सारे के सारे मैट्रिक्स मैंने तुम्हें समझा दिए। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पहले क्वेश्चन में। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ये रही मैट्रिक्स पूरी की पूरी। इसमें 3 सवाल पूछे हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहले में पूछा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है इसका, दूसरे में कि बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और तीसरे में इस प्लेस पे क्या क्या है मैट्रिक्स के अंदर नंबर, वो लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम, यानी कि देखो ऑर्डर क्या बनेगा इसका, ऑर्डर बन जाए कितनी रो है, 1 2 3, 3 तो रो है, मल्टीप्लाई कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो 3/4 मैट्रिक्स की कितना 3/4 का इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो तुम वैसे भी गिन के लिख सकते हो, पर इसको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 3 × 4 = 12 एलिमेंट्स। ठीक है, तुम गिन के भी लिखोगे तो भी ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हिस्सा राइट द एलिमेंट्स। अब कौन कौन से हिस्से पे कौन कौन से नंबर हैं, ये मैंने तुम्हें पहले बताया था, मतलब इसके इंट्रोडक्शन में। अब थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो A13 पे, A13 का मतलब है, देखो रो पहली कॉलम तीसरा। ठीक है, A13 यानी कि देखो पहली रो में और 1 2 3 तीसरे कॉलम में ये आ रहा है 19। देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 19 आ रहा है। ठीक है, अगला सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये दूसरी रो है, ये बीच वाली, इसका पहला कॉलम 35। ठीक है, अगला रो भी थर्ड है और कॉलम भी थर्ड है, यानी कि तीसरी रो की बात रखी और तीसरे कॉलम की, तो ये वाला हिस्सा, ये पिछले वाले का था 35, ये आ गया -5। अब बोला है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो और चौथा कॉलम ये वाला है, तो 12। ठीक है, ये भी हो गया। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो की बात करें तो पहले सेकंड रो बीच वाली है और थर्ड कॉलम ये वाला है, तो ये 5/2 आ गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पहला क्वेश्चन। इसमें 3 सवाल पूछे थे, तीनों के आंसर हमने दे दिए। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, ठीक है,
तो हमें बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर उसके बन सकते हैं, और ये भी बताना है कि अगर किसी में 13 हैं तो कितने बनेंगे बाद में। तो पहले ये वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो बोल रहा है कि 24 हैं तो कितने बन सकते हैं ऑर्डर उसके, ठीक है। तो यहाँ से सोल्यूशन शुरू करूँगा। देखो अगर 24 एलिमेंट्स है ना, तो उसके कई सारे ऑर्डर बनेंगे। देखो सबसे पहले तो एक बन जाएगा 1 और 24 का पहला ऑर्डर, क्योंकि 1 और 24 का बन जाएगा कि मतलब एक ही बना उसमें, ऐसे 24 लिख दो सीधा की सीधा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, 2 और 12 का, 2 और 12 का दूसरा ऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 कॉलम बना देंगे और 12 ऐसे, तो भी ऑर्डर बन जाएगा हमारा। 2 12 का फिर बन जाएगा हमारा 3 और 8 का, क्योंकि 3 8 भी 24 होता है, उसमें भी आ जाएंगे 24 एलिमेंट। फिर होगा हमारा 4 और 6 का, 4 6 भी 24 होता है, इसमें भी 24 एलिमेंट आ जाएंगे पूरे के पूरे। अब इसके बाद क्या होगा, फिर आ जाएगा हमारा 5 तो नहीं होगा, तो 6 4 और 8 3 और 12 2 और 24 और 1। अब ये सेम नहीं है, इसमें मैंने आगे पीछे किया, इसका मतलब ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मान लो इसी की बात करें, दोनों तुम्हें सेम लग रहे होंगे, इसका मतलब है कि 4 तो है रो, ठीक है, और 6 है कॉलम, ऐसे दिखेगी ये वाली। और इसमें क्या है सीन, 6 तो है रो ऐसे और 4 है कॉलम। अब ये सेम नहीं है, ठीक है। तो ये सब कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये भी लिखने पड़ेंगे तुम्हें सारे, ठीक है। ये तो हो गया पहले का कि अगर 24 एलिमेंट है तो कितने तरीके से उसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 13 एलिमेंट है तो क्या, देखो 13 क्या सीन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 24 वाला था, ये 13 वाला है, ठीक है। 13 एलिमेंट्स वाला लिख रहे हैं। अब 13 क्या है, देखो ये तो थे कि इसके कई सारे प्राइम फैक्टर थे, ये 24 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, ये सब के में आता है। लेकिन जो 13 है, 13 किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय 1 के। मतलब ये अगर वैसा है, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर है, तो फिर 1 और 13 में ही आएगा। तो इसके दो ही बन सकते हैं, एक तो 1 और 13 और एक 13 और 1, क्योंकि और किसी के टेबल में आते ही नहीं है। तो ओनली 2 ऑर्डर्स, ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा बिल्कुल ही सेम है इसकी तरह, इसलिए तो हम उसको खुद ही अटेम्प्ट करना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि कंस्ट्रक्ट है 2x2 मैट्रिक्स, एक 2x2 मैट्रिक्स बनानी है इसकी मदद से। और 2x2 मैट्रिक्स में देख लो पहले हमें कितने एलिमेंट्स निकालने होते हैं। सबसे पहली बात तो हमें 4 एलिमेंट्स निकालने हैं, तभी वो 2x2 की बनेगी। एक तो A11 पोजीशन, A12, A21 और A202, मतलब 4 एलिमेंट्स निकालने हैं हर एक के, और ऐसी मैट्रिक्स बना के हमें लास्ट में आंसर देना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट निकालते हैं, पहले निकालते हैं A11, ठीक है, और यहाँ पे लिखते चलेंगे उसको, ठीक है। हमारी मैट्रिक्स जब तैयार हो जाएगी तो शुरू करते हैं यहाँ से। अगर A11 रखें तो इसका I और J दोनों 1 1 होंगे, क्योंकि पोजीशन भी 1 है, तो 1 + 1 का स्क्वायर बाय 2। अब देखो 1 और 1 कितना होता है, 2, और 2 का 1 और 1 2 होता है, और 2 का यहाँ पे स्क्वायर है ऊपर, ठीक है। तो वो बन जाएगा हमारे पास 4/2, यानी कि पहला नंबर आ गया हमारे पास 2, A11 पोजीशन वाला, ठीक है। ये तो था पहला। अब बात करते हैं इसका दूसरा निकालते हैं, जिसमें हम करेंगे इसी में प्लेस कर देंगे इसको I और J की फॉर्म में, यानी कि I + J का स्क्वायर बाय 2। और इस बार कौन कौन से नंबर लेंगे, इस बार नंबर लेंगे हम लोग A12, ठीक है। अगर हम A1 और 2 लेंगे तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, फिर इसका स्क्वायर और बाय 3। अच्छा 1 और 2 कितना होता है, 3 का करना है स्क्वायर। अच्छा नीचे 2 ही आएगा, नीचे इसमें 2 बोल रखा है, इसका ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है मैंने, और नीचे 2 है। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/2। चाहे तो डेसिमल में लिखो, पर 9/2 ही लिख देते हैं। तो इसकी प्लेस पे हमारे पास आ गया 9/2। अब बात करते हैं हम लोग इसी में इसके अगले पार्ट की। इसमें इसी फॉर्मूले में रखना है हमें I + J के स्क्वायर बाय 2 में इस बार 2 और 1 बना के, ठीक है। 2 और 1 बना के रखेंगे तो ये हमारा 2 और ये हमारा 1, क्योंकि I की जगह पे पहले ही आ गया, तो 2 + 1 का स्क्वायर बाय 2। अच्छा 2 और 1 मिलके फिर से 3, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर बाय 2। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9/2, ये फिर से 9/2 आ गया यहाँ पे, ये वाली डिजिट भी। अब क्या करेंगे, इसका अगला निकाल देते हैं। देखो इसमें 4 निकाले मैंने, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे निकाला, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, A2 और 2 निकालना है कि I और J दोनों 2 और 2 हैं, यानी कि इसी फॉर्मूले में रखना है इसको, और फिर निकालेंगे इसको।
तो आई की जगह पे भी 2 और इधर भी 2, उसका स्क्वायर करना है, बाय 2 तो है ही, और 2 का मिलके 4 बन गए, 4 का स्क्वायर और बाय 2। अच्छा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16/2, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। ये हो गया। पहले जो इसका पहला पार्ट था ना, उससे हमने इसके चारों पार्ट निकाल दिए, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स हमने तैयार कर दिया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में सेम वही काम करना है, मैं इस बार हमें कंडीशन थोड़ी अलग दे रखी है, पर इस बार सिंपल सी कंडीशन है, आसानी से हो जाएगा हमारा। देखो सबसे पहले तो इसमें क्या बोला है कि i/j, सबसे पहले कौन सा निकालते हैं 1 1 निकालते हैं। तो 1 में i भी 1 है, j भी 1 है। अगर मैं पहले a11 की बात करूँ तो अगर i भी 1 है और j भी 1 है तो 1 1 को काट के क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो इसमें जो पहला आएगा वो हो गया हमारा 1, ठीक है। दूसरा देखते हैं a12 की बात करें, ठीक है। तो i की जगह पे हमें क्या रखना है 1 और j की जगह पे कितना रखना है 2, तो हाफ हाफ ही आएगा, इससे कटेगा नहीं क्योंकि और सिंपली फॉर्म में जाएगा नहीं है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी a21 की। तो i की जगह पे रखना है 2 क्योंकि पहला वाला i होता है हमारा, तो 2/1, 2/1 कितना होता है हमारा 2 ही होता है, क्योंकि 1 से किसी को डिवाइड करते हैं तो सेम ही आ जाता है हमेशा। यहाँ पे ये आ गया। अब बात करते हैं a2 और 2 की। 2 और 2 को करेंगे तो क्या ऊपर भी 2 i की जगह पे और j की जगह पे भी 2, ये कट के फिर से 1 आ गया। तो यार ये मैट्रिक्स भी हमारी पूरी हो गई, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट भी सेम ऐसा ही है, उसको तुम ट्राई कर लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे इसके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पे। अब इसमें क्या बोला है, सेम जैसे हमने फोर्स किया ना, ये वैसा ही है। बोला क्या है कि 3/4 की मैट्रिक्स है, इस बार एलिमेंट्स बता रखे हैं, ये कंडीशन दे रखी है हमें, और 3/4 की है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर मैट्रिक्स कोई 3/4 की है तो उसमें होगा क्या, हमारे 12 एलिमेंट्स होंगे, और वो भी कैसे, यहाँ पे a11 a11 a12 ऐसे ऐसे करके सारे होंगे, तो हम उसको एक एक करके प्लेस ही कर देंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले a11 निकालते हैं, और उसमें भी सबसे पहले एक और चीज़ का ध्यान देना कि ये जो ब्रैकेट है ना, ऐसा ब्रैकेट तुमने कभी नहीं देखा होगा, ये सीधा और सीधा, ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस का मतलब इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर अगर अंदर नेगेटिव रह जाए तो वो पॉजिटिव बन के ही बाहर आता है। मतलब अगर कोई भी, जैसे मान लो मॉडुलस 2 है, तो इसका मतलब 2 है वो, क्योंकि मॉडुलस के बाहर कोई भी नंबर आता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं इसी की, तो सबसे पहले a11 निकालते हैं, 1 1 1 2 1 3 करके ऐसे 2 1 2 2 ऐसे करके सारे निकाल देंगे, 12 के 12 एलिमेंट। तो सबसे पहले अगर a11 की बात करें हम लोग, a11, तो वो क्या होगा, देखो 1/2 और यहाँ पे 3, i की जगह पे हमारा 1 है और j की जगह पे भी हमारा 1 है, ठीक है। इसको अगर सोल्व करें, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस के 3 के साथ अगर ये 1 को हम कर दें तो ये माइनस का 3 रहेगा यहाँ पे, और माइनस का 3 और प्लस का 1 है, तो माइनस का 3 और प्लस का 1/2 हमारा बाहर है क्या। अब माइनस का 3 और प्लस का 1 है तो माइनस का 2 आ जाएगा अंदर, ठीक है। और ये कोमा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा हमें बार बार कि ये कोमा नहीं है पहली बात तो, और ब्रैकेट को भी मतलब मॉडुलस है तो फिर उसको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस का 2। अब इससे ये कट जाएगा और ये प्लस का ही 2 है, तो 2 से 2 कटने पे हमारे पास 1 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला नंबर आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा a12 की, ठीक है। a12 की बात करते हैं, और यहाँ पे क्या है 1 मॉडुलस माइनस का 3, इस बार क्या 1 2 है ना, तो i की जगह पे तो 1 लिखेंगे और j की जगह पे लिखेंगे 2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात तो 1/2 बाहर ऐसे कैसे, अब ये 3 है, 3 को 1 से करेंगे तो अंदर माइनस का 3 रहेगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और आगे इसको सोल्व करें 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, और वो भी हमारे पास माइनस का बचेगा, ठीक है। और ये अंदर प्लस का ही है, तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 ही रहेगा, नीचे 2 है तो 1/2 आ जाएगा अगला 1/2, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का ही है यहाँ पे बाहर, और 1 को 1 से करेंगे क्योंकि मॉडुलस के अंदर हर डिजिट पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। ये हो गया इसका a12। अब आते हैं a13 पे। a13 देखो सेम ऐसे ही पुट करना है। इस बार क्या, यहाँ पे तो i की जगह पे 1 पर j की जगह पे कितना 3, क्योंकि 1 3 पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं आगे, 1 2 का 1 2 ही रहेगा यहाँ पे, माइनस के 3 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 3। अब ये दोनों यहाँ पे अंदर हो जाएंगे 0, और 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो अगला आ गया 0। अब बात करते हैं इसके a14 की। a14 निकालेंगे, उसके बाद आगे इसको सोल्व करेंगे। तुम लोग इस लास्ट वाले को लिख लो जब तक। a14 पे आते हैं यार ठीक है। a14 सेम कंडीशन यही 1/2 मॉडुलस माइनस का 3। अब i की जगह पे तो 1 ही रहेगा,
और जे की जगह पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 1/2 का 1/2, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ कितना, -3 प्लस का 4, 1/2। अब यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 4 पॉजिटिव है, बड़ा भी है, और ये 3 है तो 1 आ जाएगा अंदर, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और 4 वाले का निशान रहेगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो 1/2। ठीक है, ये 2 है। अब बात करते हैं इसकी A21 की, जो A21 प्लेस पे होता है, इसकी बात करते हैं। तो A21 निकालते हैं। अब A21 कैसे निकालेंगे, 1/2। अब I की जगह पे 2 है, देख लो इधर, J की जगह पे 1 है, इस बार I की जगह पे कितना, तो यहाँ पे रखेंगे 2, और इसकी जगह पे J की जगह पे 1। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। 1/2 का भार ऐसे ही रहेगा 1/2। ठीक है, माइनस का 3 है, और ये इंटू में 2 है। ठीक है, माइनस का 3 कितना हो जाएगा, -6 प्लस 1, 1/2। अब ये कितना हो जाएगा, 6 में से एक जाएगा 5 बच जाएगा, वो भी माइनस का 5, और ये प्लस का ही है 5, तो हमें पता है कि फिर ये 5 को 1 से करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5/2। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ेंगे इसके 2 पे, और 2 पे बढ़ेंगे, 2 3 2 4 ऐसे करके सारे के सारे ही निकालने, खैर हमें तो 12 के 12। ठीक है, लिख लो तुम लोग इसको आराम से अब तक। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं इसके नंबर 2 पे, फिर 2 3 2 4। तो पहले 2 पे आते हैं। इस बार A 2 निकालें, I भी 2 है, J भी 2 है। 1/2 I की जगह पे है 2, और J की जगह पे भी है 2। ठीक है, अब देखो 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6, और ये तो है ही 2 यहाँ पे प्लस का, और ये हो जाएगा 1/2। अब -6 में से 2 जाएगा तो -4 बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा तो निशान माइनस का रह जाएगा, और ये 4 प्लस का ही है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर, तो 4 को 1 से करेंगे 4, और यहाँ पे 2, इसको इससे करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब बात करते हैं A23 की, जो इसके अगला वाला नंबर है। इस बार I की जगह पे 2, ठीक है, और J की जगह पे 3। इसको सोल्व करते हैं। अब ये फिर से -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है ही। अब देखो -6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1/2 पहले लिख रहा हूँ मैं ऐसे कैसा। अब -6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा है, बड़े वाले का निशान आ जाएगा। अब मॉडुलस के अंदर चाहिए माइनस के पर भार आके प्लस का ही बनेगा, तो 3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3/2 यहाँ पे आ जाएगा 3/2। अब आते हैं इसके A24 पे, A24 पे, इस वाले हिस्से में। ठीक है, ये निकालते हैं। तो 1/2 कंडीशन सेम है, I की जगह पे कितना है 2, और J की जगह पे कितना है 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 6 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे कितना है 4, 1/2। अच्छा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि 6 पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये 2 मॉडुलस से बाहर आएगा, तो हमें पता है ये प्लस का ही बन जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा नीचे, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये भी हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इससे आगे वाले, जिसमें हम पढ़ेंगे अभी A31, 32, 33 और 34। ठीक है, ऐसे करके इसके 12 पूरे होंगे। मिटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अब इसको रब करके बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं इसके A31 पे। A31, इस बार I की जगह पे है 3, और J की जगह पे है 1, 1/2। 3 को 3 से करेंगे कितना, -9, क्योंकि 3 माइनस का था यहाँ पे, और 1, 1/2। माइनस का 9 है, प्लस का 1 है, यानी माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, और माइनस करके 8 आ गया। अब 8 यहाँ पे मॉडुलस के अंदर है, तो यानी बाहर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 8 को 1 से करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, और नीचे 2 है, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि अगला एलिमेंट आ गया 4। अब बात करते हैं A32 की, यानी कि 1/2, I की जगह पे 3, और J की जगह पे 2, 1/2। ये तो माइनस का 9 ही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, साथ में प्लस का 2 है। ठीक है, 1/2। अब माइनस के 9 में से 2 जाएगा तो कितना, माइनस का 7 बचेगा, और वो माइनस का 7 1 से मतलब है प्लस का ही, वो प्लस का 7 ऊपर आएगा, तो यहाँ पे 7/2, और वही आ जाएगा 7/2 को डेसिमल में नहीं लिखेंगे हम, 7/2। ठीक है, अब बात करते हैं A33 की। A33 में क्या, I की जगह पे भी 3, और J की जगह पे भी 3, तो 1/2 यहाँ पे 3, और I की जगह पे 3, और J की जगह पे भी 3, तो 1/2
इनको इससे करेंगे तो कितना माइनस का 9 और यहाँ पे कितना है प्लस का 3। इनको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास मॉडुलस के अंदर माइनस का 6, क्योंकि 9 में से 3 का 6 बच जाएंगे और 9 बड़ा इससे माइनस का निशान। अब ये 6 मॉडुलस के बाहर आएगा प्लस का बन जाएगा तो 6/2। ये 6 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होता है इसलिए ऊपर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो 6/2 कितना होता है हमारा 3। अगला नंबर आ गया 3। आखिरी नंबर निकालते हैं A34, इसका 12th नंबर। तो सेम कंडीशन 1/2, यहाँ पे इसकी जगह पे तो 3 है आई की जगह पे, जे की जगह पे कितना है 4, यहाँ पे लगा दिया मैंने 4, ठीक है। 1/2। अब देखो 3 को 3 से करेंगे कितना 9 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे कितना है इस बार 4। सोल्व करते हैं आगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 5, वो भी माइनस का, क्योंकि एक एक करके वैसे भी कम हो ही जाएगा, और यहाँ पे भी 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, और 9 बड़ा तो माइनस का निशान उसके साथ रहेगा, ठीक है। अब माइनस का 5 बाहर आएगा प्लस का बनेगा मॉडुलस से, तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल में मैं इसको लिखूंगा नहीं, तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये जो है ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स की वो 12 की 12 टर्म्स पूरी हो गई हैं। जैसे 2/2 बोला था तो हम 4 बार में करते थे, काम हो जाता था, लेकिन अभी इतना इसलिए लिखना पड़ा हमें क्योंकि अब 3/3 अगर मान लो बोल दें 7/7 तो मतलब बहुत लंबा हिसाब हो जाएगा। 7/7 का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ऐसी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 49 एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे अंदर हमें। मतलब वो कितने भी हो सकते हैं पर इतने बड़े आते नहीं है। अब बढ़ते हैं इसके इसी के सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके 3/4 के ही सेकंड पार्ट पे। इसमें फिर से हमें कंडीशन दे रखी है 2i - j, और वैसे ही बनानी है हमें A 3/4 की मैट्रिक्स, तो वैसे ही इसके 12 के 12 एलिमेंट्स लिखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सिंपल, इस बार ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2i - j ही करना है सीधा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले A11 निकालते हैं, तो i की जगह पे है 1 और j की जगह पे भी है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और -1 तो 1 आ गया, पहला आ गया 1। अब बात करते हैं A12 की, ठीक है। तो 2 i की जगह पे कितना 1 और j की जगह पे कितना इस बार 2 है, ठीक है। तो 2 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, -2 = 0 आ जाएगा दूसरा। अब बात करते हैं A13 की, ठीक है। तो 2 को करेंगे i की जगह पे 1 और j की जगह पे 3, एक एक करके ये बढ़ाने वाला हिस्सा, ठीक है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा, माइनस में 3 है ही, तो इस बार आएगा माइनस का 1 क्योंकि 3 बढ़ा है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं A14 की, माइनस का 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब A14 की बात करें अगर, तो इसमें 2 इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे 4, तो ये हो जाएगा 2 1 2 माइनस का 4, यानी यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 2, ठीक है। ये भी हो गया, ये हो गए इसके पहली लाइन के पूरे 1 1 1 2 1 3 1 4। अब बात करते हैं 2 1 वगैरह की, यहाँ हो जाएंगे क्या, हो ही जाएंगे, चलो इसी साइड कर देते हैं। अब करते हैं A21, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है 2 i की जगह पे इस बार 2 है और j की जगह पे j की जगह पे है 1, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 -1 कितना आ गया 3, ये एलिमेंट बन गया 3। अब बात करते हैं A2 और 2 की, ठीक है। तो 2 बाहर है, अंदर i की जगह पे 2 और यहाँ पे बाहर भी 2, क्योंकि j भी 2 ही है हमारा, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना 2 बच जाएगा, यहाँ पे आ गया 2। अब बात करें अगर A23 की, तो 2 पहले तो आगे 2 ही है i की जगह पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2ij, यही वैल्यू है जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसी में पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये 2 ये वाला 2 है, i की जगह पे 2 माइनस j की जगह पे j इस बार कितना है 3, तो 2 2 ज़ा 4 -3 तो 1 आ गया यहाँ पे 1। अब बात करें अगर A24 की, तो 2 i की जगह पे 2 और j की जगह पे 4, तो 2 2 ज़ा 4 -4 = 0, यहाँ पे आ गया 0। अब बात करते हैं इसकी लास्ट थर्ड लाइन की, 3/4 की मैट्रिक्स है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा 3 1 3 2 3 3 और 3 4, वो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं इसके आखिरी साइड पे। अब देखो, अब आते हैं इसके A31 पे, तो 2 i की जगह पे है 3 और j की जगह पे है 1, देख लो ये i की जगह पे था 3, तो मैंने i के साथ ब्रैकेट में 3 लगा दिया, माइनस में 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6 - 1 यानी कि कितना 5, चलो एक साथ लिख दूँ वहाँ पे। अब A32 यानी कि यहाँ पे i की जगह पे 3 और बाहर 2, तो हो जाएगा 6 - 2 यानी कि 4। नेक्स्ट A33, तो 2 i की जगह पे 3 और j की जगह पे भी 3, तो ये तो 6 होएगा ही, जैसे यहाँ पे हर बार 6 हो रहा है वहाँ पे,
तो 6 माइनस 3 यहाँ पे आ गया 3। अब बात करते हैं A3 4 की ना, तो A3 की जगह I की जगह पे 3 और J की जगह पे 4, ये फिर से 6 बना देगा। तो 6 माइनस 4 कितना होता है 2, यानी 5 4 3 और 2। इसी के साथ ये 5th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें 2 पार्ट थे ना, दोनों के दोनों हमने कर लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसका फर्स्ट पार्ट करें, इसके 3 पार्ट हैं। अब देखो इसने बोला क्या है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू बताते हैं। अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो एक्स की प्लेस पे वहां पे कितना लिखा है 1, तो ये तो हो गई एक्स की वैल्यू। अब वाई की प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा है 4, इसका पहला A11 की जगह पे यहाँ पे A11 है इसका, तो y की जगह पे कितना है 4, ये y की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं z की वैल्यू की। z इस मैट्रिक्स में कहाँ पे है A12 पे, और इसका A12 3 है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। बहुत आसान था, इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है हमें, बेसिकली कोई भी वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखी, बस ये हमें पता है कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, जैसे 2 इस 2 के बराबर है, तो मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। हमें एक्स वाई जेड की सेम वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे हम जेड पे बाद में आएंगे, एक्स और वाई डिस्कस करते हैं। देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, ये तो हमें पता है क्योंकि इसका पहला और इसका पहला ही है, तो ये आपस में बराबर है, हमें बोला मैट्रिक्स बराबर है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारी पहली इक्वेशन मान लो। एक्स और वाई की एक और इक्वेशन हमें पता है, एक्स वाई जो है वो यहाँ से देखो कितना है, ये दूसरी इक्वेशन है, एक्स वाई है हमारे पास 8। ठीक है, ये इसकी दूसरी इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक्स और वाई का आंसर आ जाए, क्योंकि देखो जेड पे हम बाद में आएंगे, जेड तीसरा है, पहले एक्स वाई दोनों एक साथ रखें, इसलिए हम एक्स वाई को कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्स और वाई, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली इक्वेशन से ना एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, जैसे मान लो ऊपर वाली, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पहली इक्वेशन ले रहा हूँ। इसमें से अगर मान लो देखो यहाँ पे है एक्स प्लस वाई अगर 6 है, तो फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस वाई। एक बार देख लो, ये एक्स को मैंने नहीं रखा, वाई को उधर भेज दिया, यहाँ पे वाई प्लस में वहाँ पे माइनस में हो गया, तो ये इसको इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। इसको मैं यूज़ करूँगा, आप किसी में भी कर लूँगा इसको यूज़। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक एक्स की इक्वेशन, एक एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की जगह पे मैं 6 माइनस वाई रख सकता हूँ कहीं पे भी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन। इसकी जो वैल्यू मैंने फर्स्ट से निकाली है उसको मैं सेकेंड में पुट कर रहा हूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। तो सेकंड इक्वेशन है क्या, इन सेकंड, ये लिखना पड़ेगा इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है क्या हमारी, वो है एक्स वाई इक्वल टू 8, ये है। और x की जगह पे अब मैं क्या रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ वहाँ पे 6 माइनस वाई, और y तो है ही अलग से मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 8। देखो यहाँ से, यहाँ पे x की जगह पे 6 माइनस वाई, और ये मल्टीप्लाई में है ना x और y, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। ठीक है, वरना ऐसा लगेगा कि सिर्फ y के साथ y मल्टीप्लाई, y दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को जब हम 6 से करेंगे तो 6y बन जाएगा। ठीक है, और y को जब y से करेंगे तो माइनस का y स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं इसको इक्वेशन में लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे जैसे वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6y, और ये 8 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस का y है, इसका ध्यान रखना, माइनस का y लिखा आगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और देखो ये ए बी स्क्वायर, जैसे ऐसे मान लो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये तो लीनियर है। हाँ, ये भी लीनियर इक्वेशन है एक तरीके, मतलब है तो क्वाड्रेटिक क्योंकि स्क्वायर लगा ना, तो इस तरीके से मैंने लिखा है इसको, एक स्क्वायर वाली है, एक सिंपल एक्सपोनेंट टर्म है, और एक सीधा कोफिशिएंट नंबर वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग वो लगा सकते हैं फैक्टर मेथड, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वाई स्क्वायर कभी भी, या फिर कोई भी जो पहला है जिसका स्क्वायर हो रहा होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इस पूरे को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, 6y हो जाएगा माइनस का, और 8 भी हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू 0। अब इसमें हम फैक्टर मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये पहला ना, ये वाला हिस्सा हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ता है, इसलिए तो करते हैं शुरू। देखो 6y को इस तरीके से तोड़ेंगे हम लोग कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 8, और प्लस माइनस करने पे रहे 6 ही, तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y और माइनस का 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्योंकि देखो 4 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, क्योंकि हमें इसका और इसका मल्टीपल चाहिए होता है, और 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और दोनों में माइनस का निशान है, इसलिए माइनस का निशान भी लगा रहेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले
दोनों में y आ रहा है, इसमें से y निकाल दिया तो एक y बच गया, इसमें से y निकाल दिया तो 4 बच गया, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 आ रहा है, वो भी माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है बाहर। अब देखो इसमें से अगर माइनस का 2 निकाल दिया तो y बच गया। अब प्लस और माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। अब 4 में से अगर नहीं 8 में से अगर 2 निकालेंगे तो देखो जैसे ये 2 × 4 है, यहाँ पे 8 होता है, इसमें से मैं 2 बाहर निकाल दूँ क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। अब ए फैक्टर तो बन गया हमारा y-4 और एक बन गया हमारे पास y-2, यानी कि एक तरीके से जब हम इनको 0 के इक्वेट करेंगे, इक्वल टू 0 रखूँगा जब दोनों को, तो एक आएगा जब 4 वहाँ पे जाएगा 0 के पास, तो एक y आ जाएगा हमारा प्लस का 4, एक y आ जाएगा हमारा प्लस का 2। इसके कहने का मतलब ये है कि y 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, दोनों के दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक मैट्रिक्स में कैसे भी नंबर चलते हैं। रूट में था, वो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि रूट होता है, चाहे कैसा भी फ्रैक्शन में हो सब चल जाता है। तो ये तो दोनों ही वैसे भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर तो वैसे भी चल जाता है आराम से, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि y के 2 फैक्टर आ गए हमारे पास, 2 फैक्टर आए हैं और y दोनों ही हो सकते हैं। तो x की बात करें अगर, सबसे पहले देखो, अगर मान लो मैं y को रख दूँ 2, ठीक है, y को अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो y वहाँ पे जाके माइनस का बना देगा, तो x आ जाएगा 6 - 2 4, यानी कि एक बार x 4 भी आ सकता है इफ y को मैं 2 रखूँ तो, ठीक है। और एक बार x 2 भी आ सकता है इफ अगर मैं y को रखूँ 4। तो ये तो दोनों वो चीज़ें हो गई कि x और y क्या-क्या आ सकते हैं इसमें। अब एक z भी पूछा था, देखो x y तो निकाल दिया मैं यहाँ पे, z की बात करें, z ये वाला हिस्सा a21 इसके a21 के बराबर है 21, क्योंकि देखो a11 a12 a21 a22, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, तो अब देखो अगर ये इसके बराबर है तो मैं इसको इसके सामने रख सकता हूँ इक्वेट करने के लिए। अब देखो जैसे यहाँ पे मान लो 5 + z है, वो इक्वल टू होगा किसके, 5 के इक्वल होगा। देखो 5 + z 5 के ही इक्वल होगा अगर मान लो, तो फिर इस 5 को मैं वहाँ पे भेजूंगा तो ये 5 से 5 माइनस हो जाएगा और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो z की भी वैल्यू आ गई और x और y की भी वैल्यू आ गई। x y की दो वैल्यू हैं कि अगर x 4 है तो y 2, x 2 है तो y 4 और 0 मतलब z तो 0 ही आएगा, z की एक ही वैल्यू, ठीक है। तो अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, बढ़ते हैं, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट मैंने लिखा नहीं यहाँ पे थर्ड, ये थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि एक ही यहाँ पे मतलब एक तरीके से ये दोनों की दोनों कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों में एक एक कॉलम है, ये पूरा एक ही है, ठीक है। a11 a21 a31, इसमें भी a11 a21 a31, ठीक है। हमें क्या करना है, x y z की वैल्यू बतानी है, और सब में ही कुछ भी डायरेक्ट नहीं दे रखा है इस बार, मतलब सब क्या बोला है, y + z ये सब मिक्स करके बोला है ये नंबर्स के बराबर है। तो देखो पहली इक्वेशन ऐसी है जिसमें हमारे पास ये तीनों है x y z, तो मैं क्या करूंगा पहली इक्वेशन में ना इन दोनों से कुछ वैल्यूज निकालूंगा, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं, जैसे कि x + y + z = 9, ये हमारी पहली इक्वेशन है, क्योंकि ये हिस्सा a11 उसके a11 के बराबर है, बोला मैट्रिक्स बराबर है इसलिए, ठीक है। तो अब अगर हमें ये बोला है तो दूसरी इक्वेशन क्या है, देखो x + z = 5 है, ठीक है। तो मैं इस x की वैल्यू को वहां पर लिख सकता हूँ कि ये z वहां पर जाके 5 - z बना देगा। तो ये इक्वेशन से मैं एक ये इक्वेशन बनाई है मैंने दूसरी वाली से, ये जो दूसरी इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, इससे मैंने एक तीसरी इक्वेशन बनाई है, ध्यान से समझना जरा, कंफ्यूज मत होना। ये पहली वाली थी, ठीक है, वो मैंने लिख दी। दूसरी इक्वेशन थी एक ये वाली, ठीक है, वहां से मैंने x की वैल्यू निकाल दी बस z को वहां पे भेज के। अब मैं इक्वेशन, चलो इसको वैसे ले लेते हैं पॉइंट में, क्योंकि तीसरी इक्वेशन फिर अच्छी नहीं लगेगी ना ऐसे। हाँ, अब तीसरी इक्वेशन लेते हैं। तीसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, y + z = कितना है, 7। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 - z, ये बन गई हमारी तीसरी इक्वेशन ये थी, और इससे हमने ये सेकंड वाला पार्ट निकाला इसका, मतलब एक तरीके से x और y की वैल्यू निकाली है इन दोनों से मैंने, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को, इसकी जो निकाली गई x और y की वैल्यू, इसको मैं पुट करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। x और y की जो वैल्यू अभी भी दोनों निकाली है उसको इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन फर्स्ट में लिख लेता हूँ, x + y + z = 9 है। x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5 - z, 5 - z, प्लस y की जगह पे लिख सकता हूँ 7 - z, 7 - z, प्लस z = 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई सारे प्लस माइनस हैं, देखो एक z से, एक प्लस के z से, एक माइनस के z कट गया, एक रह गया यहाँ पे z, ठीक है। और 5 और 7 मिलके कितना हो गए, 12, और वहाँ पे है कितना, 9, ठीक है। z यहीं रहेगा, इसको क्या करेंगे, 9 के पास भेजेंगे 12 को, तो 12 वहाँ पे जाके माइनस, ठीक है। तो z हो जाएगा हमारे पास -3, माइनस से ये कट जाएगा तो z कितना आ गया, z आ गया हमारे पास 3।
अब अगर z हमारे पास 3 आ गया है तो इन दोनों इक्वेशन में रखो, चाहे पहले में, दूसरे में, तीसरे में, कैसे भी, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा बचे हुए x का भी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू को रख रहा हूँ सेकंड इक्वेशन को, जो हमने सेकंड इक्वेशन मानी थी ना, उसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ। तो अगर हमें पता है कि x प्लस जेड जो है वो 5 के बराबर है, जिसमें से जो z है हमारा 3 है, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 5 माइनस 3, क्योंकि 3 वहाँ पे जाके माइनस, तो x आ गया हमारे पास 2। अब y भी निकाल लेते हैं, y यहीं से निकालते हैं। हमें पता है कि y प्लस जेड इक्वल टू कितना है हमारे पास 7 है, तो z हमें पता है अभी अभी 3 आया हमारा, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा इक्वल टू 7। y आ जाएगा वहाँ पे 7 माइनस 3, यानी कि y आ गया हमारा 4। ये तीनों के तीनों निकाल दिया हमने x, y और z की वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो 7 क्वेश्चन में हमें बोला है a, b, c और d की वैल्यू निकालनी, और ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया अभी तक, बस इसमें 4 वैल्यू बतानी है हमें एक साथ, a, b, c, d। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसमें हमें देखो दो सेम सेम दिए, जहाँ पे a और b वाली दो सेम टर्म है। तो सबसे पहले a और b निकालें, क्योंकि c और d वाली दो नहीं है और a और c वाली भी दो नहीं है, a b वाली दो है, ये वाली और d वाली। ठीक है, तो इनसे क्या करते हैं, पहले इन दोनों को इक्वेशन बना के a और b की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले a माइनस बी इक्वल टू -1, ये हमारे पास है पहली इक्वेशन कि a माइनस बी -1 के बराबर है। फिर है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, ये पहली और ये दूसरी। अब मैं क्या करूँगा, पहली वाली इक्वेशन से वैल्यू निकालूंगा और b में पुट कर दूंगा, चाहे मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊं चाहे एलिमिनेशन में, कोई भी मेथड लगा सकता हूँ इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ से क्या करते हैं, चाहे एलिमिनेशन लगा देंगे, इसमें दो इक्वेशन दे रखी है मेरे पास, ये भी सही है ये भी ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं इसमें फिर, क्योंकि b और b तो हमारे पास सेम है ही। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ये हो जाएंगे इनके साइन चेंज, और ये भी माइनस का, ये b एक प्लस का एक माइनस का उनकी वजह से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस का a है, माइनस का 2a और प्लस का a, यानी कि माइनस का a आ जाएगा हमारा माइनस का 1, क्योंकि 0 से करेंगे तो कुछ भी नहीं, तो a आ गया हमारे पास सिंपली 1। ठीक है, अगर a 1 है, ठीक है, तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम किसी भी इक्वेशन रखते हैं, मान लो मैं पहली वाली में रख रहा हूँ, तो इसमें फर्स्ट वाली में, तो अगर a माइनस बी जो है -1, जिसमें से a 1 है और b ये है, तो फिर b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1, 1 को वहाँ भेजा वो भी माइनस का हो गया, तो माइनस का b आ जाएगा हमारे पास -2, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो a और b तो आ गए 1 और 2। ठीक है, अब अगर a और b 1 और 2 आ गए तो क्या करेंगे, अब c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें से देखो, अब मैं इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेते हैं, इसको 3 मानते हैं, जैसे थर्ड, जैसे 1 2 3 मान, तो इसको 3 मान रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a, जो a की वैल्यू है हमारे पास, पुट द वैल्यू ऑफ a इन थर्ड इक्वेशन, तीसरी वाली में। तो तीसरी इक्वेशन क्या है, 2a प्लस सी इक्वल टू कितना है हमारा 5 है, ये 5 के बराबर है, इसका a12 इसका a12। ठीक है, तो अगर ये 5 के बराबर है, जिसमें से a की वैल्यू तो हमें पता है 1 है, ठीक है, तो c की वैल्यू भी आ जाएगी, ये कितना 2 ही हो जाएगा, 2 1 2 प्लस c वहाँ पे 5। अब ये c यहाँ पे रह जाएगा, 5 के पास 2 वहाँ से माइनस में चला जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ से d की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब हमारे पास देखो c की वैल्यू है, तो इस c की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो हमारे पास d की आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इन, इसको फोर्थ इक्वेशन मान रहा हूँ मैं। ठीक है, इन फोर्थ इक्वेशन तो देखो फोर्थ इक्वेशन है क्या है मेरे पास, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है। ये देखो, ये इसका 2 2 है, a22 और इसका भी a22, यानी कि पोजीशन बता रहा हूँ इनकी। ठीक है, तो वो 13 के बराबर, इसमें से c की वैल्यू तो हमें पता ही है पहले से, c 3 है, तो अगर c 3 है तो मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, और d ऐसे कैसा, यहाँ पे 13, ये हो जाएगा 9 प्लस d इक्वल टू 13। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, यहाँ पे 9 जाएगा माइनस में, तो d आ गया हमारे पास 4। तो a b और c d की वैल्यू आई हमारे पास 1 2 3 4, सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 तीनों एमसीक्यू है, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है हमें कि इफ a एक मैट्रिक्स है, जो कि हमें बता रखा है जो उसके mn है वो वगैरह वगैरह, इस पर ध्यान दो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर a हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो m और n है, क्या m n से बड़ा होगा या m n से छोटा होगा, या फिर m और n बराबर होंगे, या फिर उसमें से कोई सा भी नहीं होगा। तो हमारा ये सिंपली इसका सीधा सा आंसर है कि m और n, तभी देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी तो होते हैं तो 2/2 की हो, 3/3 की हो, 4/4 की हो, तो यानी कि m और n बराबर होने चाहिए, m इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा इसका सिंपल सा आंसर। अब बढ़ते हैं अब इसके 9th पार्ट पे आते हैं। देखो 9th पार्ट में क्या बोला है कि विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग
वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर मैट्रिक्स, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू हैं क्या वो इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करती हैं। एक सेकंड, यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं दे रखा, यहाँ पे कोई इक्वल का निशान नहीं है। हमें ये बताना है कि बस ये दोनों मैट्रिक्स है ना आपस में बराबर हैं या नहीं है। सिंपल सा इतना सा लॉजिक है कि हमें बताना है कि ये बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। अगर इसकी सारी वैल्यूज आपस में सेम आएंगी तो ठीक है, और वो भी ये बताना है कि फिर इनमें से वैल्यूज कौन सी है, एक्स क्या आएगा वाई क्या आएगा, ऐसा बताना है। अगर होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो ये बता देंगे, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से किसी की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी और इसकी, यहाँ से अगर हमें बोल रखा है कि y + 1 अगर 8 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 1, वहाँ पे माइनस, यहाँ पे y 7। ये तो हो गया y की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। दूसरा y की वैल्यू 7 इसमें दो जगह पे दे रखी है, ये और ये, इनमें से भी और देखना पड़ेगा। तो एक और जगह पे वैसे y दे रखा है हमें, इससे और इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो अगर ये 2 वहाँ पे जाएगा तो ये भी प्लस का बनेगा, तो 5 और 2 7, यानी कि y तो 7 है, वो तो फिक्स है। ये भी हमें 7 बता रहा है और ये दोनों भी हमें 7 बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये 2 है, अगर इक्वल टू 5 होगा तो 2 वहाँ पे जाएगा, प्लस का बना देगा। अब देखते हैं कि x क्या सेम आ रहा है हर बार। अगर x सेम आएगा तो फिर इन दोनों में से कौन सा आएगा, अगर सेम नहीं आएगा तो फिर ये वाला है कि हम इसको पॉसिबल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे तो फिर पॉसिबल कैसे होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि x सेम आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले देखो पहले वाले से देखते हैं। यहाँ पे है 3x + 7 0 के बराबर है, a11 उसका a11, ठीक है। तो 3x + 7, यहाँ पे 3x + 7 किसके बराबर है 0 के, तो 3 7 वहाँ जाके माइनस, और x इसके नीचे 7 -7/3, -7/3 तो इसमें कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें x की वैल्यू ना इसमें ना इसमें, -2/3 है दो जगह पे, पर 7/3 नहीं है। अब एक और कंडीशन देख लेते हैं पहले, एक और, ये दोनों तो हमने निकाल दी, ये और ये। अब ये भी x की वैल्यू ही बता रही है। ये बोला है कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2 - 3x बराबर है 4 के। ये इसका a22 और ये इसका a22, ठीक है। देखते हैं ये अगर सेम आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर अलग आएगी तो फिर इसमें नॉट पॉसिबल लगा देंगे, ठीक है। तो इससे x की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, तो वहाँ पे जाके 2 क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे, तो माइनस का 3x ये हो जाएगा 2, और ये x, ये माइनस का 3 उसके नीचे जाएगा, तो ऐसे कुछ आंसर आएगा माइनस का 2/3। अब एक तरीके से ये वाला सही है, ये वाला जिसमें x 2/3 है और y 7 है, वो तो हमें पता है। पर अगर ये मैट्रिक्स बराबर होती सही में तो फिर ये दोनों x भी बराबर आते। यहाँ पे क्या देखो y इसमें से ऐसे कर लो चाहे, या फिर इस वाले से कर लो, y 7 7 आ रहे हैं, लेकिन x दोनों में अलग अलग आए, यानी कि ये मैट्रिक्स सेम नहीं है। तो अगर ये मैट्रिक्स सेम नहीं है तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 10 पे, और वो इसका आखिरी क्वेश्चन है 3.1 का, ठीक है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे बिल्कुल। इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 3 3 in which every element is 0 और 1, ठीक है। हमें ये बताना है कि अगर हम 3/3 की मैट्रिक्स बनाएं, ठीक है, और एलिमेंट रखी या तो 0 या तो सिर्फ 1, तो कितनी मैट्रिक्स बन जाएंगी उससे। नहीं समझ में आएगा, ऐसे ऐसे समझ लो। देखो जैसे मान लो कि 0, एक तो 3/3 की बनानी है, तो एक तो हो गया ये 0/0 रख दिया, ठीक है। फिर एक में क्या कर दिया मैंने 0 0 0 0 0 0 0 0 1, एक में ये कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया कि मैं 0 0 0 0 0 0 0 1 0, ऐसे ऐसे करके कितनी बनेगी ये बतानी है हमें कुल मिला के, ठीक है। और 1 भी रख सकते हैं, 0 भी। देखो अगर 1 को मैं यहाँ रखूंगा तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, वहां रखूंगा तो इसमें, मतलब बहुत सारा सिस्टम बनेगा। तो कैसे पता चले कि कितनी 27 बनेगी, 18 बनेगी, 81 या फिर 512, कितनी बनेगी इनमें से। तो सीधा सा हिसाब पता क्या है, देखो हमारे पास कितनी एंट्री है, 2 नंबर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 नंबर है और पॉसिबल कितने 3/3, 3/3 कितना होता है 3 × 3 9, तो 2 की पावर 9, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे तो भी पता चल जाएगा, ऐसे करने लगेंगे तो पता नहीं चलेगा कितनी बनेगी। देखो 2 2 to the 4 8 16 32 64 64 और ये 128 256 और 512, तो 512 कुछ अलग अलग तरीके से बन सकते हैं ये, ठीक है। इतना कौन निकालेगा, इससे बढ़िया सीधा इसका ही आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा सोल्व हो गया, ठीक है। अगर मान लेते कोई और बोल देता हमें, जैसे कि एक 2/2 की मैट्रिक्स है और हम लोग 4 5 और 9 को यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो बताओ कितनी पॉसिबल बनेगी। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं तुम्हें ऐसे ही रफ, ठीक है। तो कितनी बनेगी, तो कैसे पता चलेगा, देखो नंबर कितने हैं हमारे पास, 3 नंबर है यानी कि 3,
और 2 और 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 4 यानी पावर 4, तो 3 की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 से 27, 23 3 जा 81, तो 81 टाइप्स की बन जाएगी। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा पूरा 3.1 हो गया है कंप्लीट। अब मिलते हैं 3.2 की वीडियो में। दैट्स इट।